बेटा एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, उसी को इलस्ट्रेट करने के लिए हम ये तामझाम किए हैं। पूछा है वेलोसिटी ऑफ एयर करंट इन इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस इन केस ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 गैसीमाइन सेल बी। ठीक है, और 3 गो ऑप्शन 4 गो ऑप्शन दे दिया, सब में 30 लिखा है, 30 मीटर पर मिनट। एक में लिखा है लेस देन 30 मीटर पर मिनट, एक में लिखा मोर देन 30 मीटर पर मिनट, एक में लिखा नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट। ठीक है, मतलब डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 गैसीमाइन के तत्काल बाहर वाले वेंटिलेशन कनेक्शन में कितना एयर वेलोसिटी, वायु का वेग चाहिए। ठीक है, एयर वेलोसिटी में वायु का प्रवाह वेग कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा है। एक बात ख्याल रखिएगा, ये चीज है वेलोसिटी ऑफ एयर करंट रेगुलेशन 160 से, और इसमें जो भी डाटा रहेंगे वो नॉट लेस देन रहेगा। सारा का सारा डाटा कितना रहेगा, नॉट लेस देन। और कोई कोई बहुत डराता आप लोग को पढ़ाने के पहले कि इसमें एक कॉन्सेप्ट चाहिए, कोई कंसिडरेशन चाहिए, बुद्धिमान आदमी के चाहिए। हमारे जैसे कम बुद्धिमान आदमी से पढ़िए, समझिए, आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट ऑप्सेट की जरूरत इसमें नहीं है। मेरे साथ एक बार वहां दोहराइए, सिर्फ 30 30 15 60 45 25 75। बोलिए क्या बोला, 30 30 15 60 45 25 75। ठीक है, 30 30 15 60 45 25 75, 45 25 75, 45 45 25 मतलब 25 और लास्ट में 75, 30 30 15 60 45 25 75। ठीक है, इतना भारी याद रखिएगा। और हम इधर इलस्ट्रेशन लिखा, ये आपके रेगुलेशन में नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ फिगर बना के ये चीजों को बताते चलूंगा। इसमें 3 गो बात है। एक कॉलम है डिग्री ऑफ गैसीनेस के लिए, किस डिग्री, पहला पॉइंट है डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 के लिए, दूसरा है फर्स्ट और सेकंड डिग्री के लिए, और थर्ड जो रहेगा वो सिर्फ डिग्री 3 के लिए रहेगा। और ये तीनों के लिए कॉमन हो गया, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और ये फर्स्ट और सेकंड डिग्री में 3 बात, फिर वही सेम 3 बात डिग्री 3 के लिए, इतना ही है। और कुछ नहीं, फिगर बना के बता देंगे, ऐसे ही समझ आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता हूं, पहला बात, फर्स्ट सेकंड या थर्ड डिग्री, चाहे कोई डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, तो क्या बोलता है, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन। सबसे पहले कि इमीडिएट वेंटिलेशन कनेक्शन क्या होता है, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस, कनेक्शन फ्रॉम द फेस, फेस से तत्काल बाहर के तरफ वाला, आउट बाय मतलब बाहर के तरफ वाला वेंटिलेशन कनेक्शन में, चाहे वो डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो, उसमें कितना एयर वेलोसिटी चाहिए। और हम क्या बोले, नॉट लेस देन रहेगा 160 में। ख्याल रखिएगा, कोई भी डाटा हो, जो 30 30 50 60 45 25 75 बोला, तो सबसे पहले तो 30 है बोला हूं, तो ये तो 30 इसके लिए ना आ गया। मतलब डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, कोई भी डिग्री ऑफ गैसीनेस हो, उसके इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस में एयर वेलोसिटी शुड नॉट बी लेस देन, नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये पर मिनट यहां लिख दिया, मीटर पर मिनट, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है ना वेलोसिटी मीटर पर मिनट में, नॉट लेस देन है। अब इसको देख लीजिए, किसको इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन बोलते हैं। ये मेरा फेस चल रहा है, ये क्या है, फेस चल रहा है, तो फेस के जस्ट पर इधर से हवा आ रहा है ऐसा, तो इधर भी हवा जाएगा, इधर भी हवा जाएगा, तो इस फेस के लिए आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन कौन सा हुआ, इस फेस के लिए ये वाला पॉइंट हुआ। तो ये किसको क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज नोन एज इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस, एंड दिस विल बी द एएमएस, एमएस मतलब एयर मेजरिंग स्टेशन। और यहां पर इस जगह पर, इस फेस के रिस्पेक्ट में इस जगह पर एयर वेलोसिटी कितना चाहिए, नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब बात आता है, इसमें 3 गो बात है। इसमें कितना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिग्री, इस फर्स्ट और सेकंड डिग्री में 3 बात दिया है। ठीक है, और उनको समझा देती। तो ये पॉइंट 1 को समझाने के पहले हम आपको एक फिगर बताना चाहते हैं।
ठीक है, ये डेवलपमेंट है। ठीक है, हवा ऐसा आ रहा है, छोड़ो ना, इसको खुला रखो। हवा ऐसा आ रहा है, इधर जाएगा, इधर से आएगा, तो यहां से क्या करते हैं हम, कोर्सिंग करते हैं। ऐसा कोर्सिंग करते देखा है कि हवा को फेस से 3 मीटर अंदर तक कोर्सिंग करना है, ऐसा रेगुलेशन में पढ़े है ना जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइन में। तो 3 मीटर तक करना है आपको कोर्सिंग। ऐसा किए तो हवा ऐसा जाएगा, इधर जाएगा ऐसा, और इधर से हवा ऐसा बाहर आ जाएगा, और इधर भी जाएगा, हवा जाएगा ना। तो ये क्या हुआ बेटा आपका फेस। व्हाट इज फेस? फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस आर द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। बताए थे ना एक बार, तो बहुत समझाए थे वहां पे, अब देख लीजिएगा मॉडल क्वेश्चन पेपर में। तो अब क्या बोलता हूं, इस फेस से 4.5 मीटर इंटेक की तरफ, इधर से हवा आती है ना, इंटेक हुआ जी, इस फेस से 4.5 मीटर इंटेक के तरफ। तो ये फेस लिया, यहां से यहां तक का मैं डिस्टेंस मेजरमेंट किया, तो ये हो गया 4.5 मीटर। इस 4.5 मीटर मतलब पॉइंट कहां गया आपका, यहां पे, यहां लीजिए, यहां लीजिए, क्या बात हुआ जी। तो ये क्या हो गया मेरा, ये एमएस हो गया। कहां पे एमएस है, ये फेस से 4.5 मीटर इंटेक के तरफ। चाहे बोलता है ये फेस चाहे बंद हो चाहे वर्किंग फेस हो, उससे 4.5 मीटर इंटेक के तरफ एयर वेलोसिटी शुड नॉट बी लेस देन 30 मीटर पर मिनट। 30 मीटर पर मिनट, नॉट लेस देन, सब में नॉट लेस देन है। इस जगह पे एयर मेजरमेंट करूं, ठीक है, ये इंटेक की तरफ ना, ये यहां कितना हो जाएगा, इस जगह में एयर, क्योंकि यहां पे ना 4 का निशान बनाया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, 4.5 मीटर। तो इस 4.5 मीटर के फेस से बाहर के तरफ कितना एयर वेलोसिटी चाहिए, 30 मीटर पर मिनट। क्या कैसे बोलेंगे इसको, कैसे बोलेंगे, फिगर को देख के, 4.5 मीटर फ्रॉम द फेस, है कि नहीं, देखो ये जगह कहां पे है, 4.5 मीटर फ्रॉम द फेस। देखो फिगर देख के बोल सकते कि नहीं, 4.5 मीटर फ्रॉम द फेस, हिंदी में बोलेंगे तो फेस से साढ़े, फ्रॉम एनी फेस है, फ्रॉम एनी फेस, एनी फेस का मतलब बता रहा हूं, 4.5 मीटर फ्रॉम एनी फेस, कोई फेस से 4.5, कौन फेस, वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यू, चाहे ये फेस आपका वर्किंग हो या फेस डिसकंटिन्यू, मतलब कुछ समय के लिए हमने इसको बंद कर दिया, लेकिन वो जो वर्किंग फेस हो चाहे डिसकंटिन्यूड फेस हो, उसके 4.5 मीटर इंटेक के तरफ में, किधर में, इंटेक के तरफ में आपका एयर वेलोसिटी शुड नॉट बी लेस देन 30 मीटर पर मिनट। तो यहां से यहां तक 4.5 मीटर आया, तो इंटेक की तरफ तो इधर ना हो जाएगा, इधर से हवा जा रहा है इधर, तो इस फेस के लिए रिटर्न हो गया, तो यहां पे होगा, कहां पर, यहां पर, ठीक है। 4.5 मीटर फ्रॉम एनी फेस, वेदर, वेदर मतलब चाहे तो, वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यू, डीसी का मतलब बच्चा लोग नहीं समझते, सारा का लिख दिया बोले, अरे ये बोल रहा बिटवा कि वो फेस, एनी फेस, वेदर वर्किंग मतलब वो जो फेस है चाहे वो वर्किंग हो या डिसकंटिन्यूड हो, और वो जगह जो 4.5 मीटर किधर, ऑन द इंटेक साइड, किधर, इंटेक की तरफ, ऑन द इंटेक साइड, ऑन द इंटेक साइड ऑफ द ब्रिटिश और पार्टीशन, ठीक है। हम बोला ना 30 30 15 60, तो यहां तक का तो कंप्लीट हो जाएगा आपका, 30 30 15 और यहां हो जाएगा 60। तो ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं, ये फिगर को देखकर आप लिख सकते हैं 4.5 मीटर फ्रॉम एनी फेस, वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यूड ऑन द इंटेक साइड ऑफ द बैटरीज और पार्टीशन, कितना एयर वेलोसिटी रहेगा, 30 मीटर पर मिनट, ठीक। नेक्स्ट 2, इसके लिए फिर फिगर बना देते हैं। इस फिगर को देख के आप यहां पे वर्ड बोलते आना चाहिए, आपको फिगर दिमाग में रहना चाहिए। इधर से हवा आ रहा बेटा, ठीक है, इधर जा रहा है। मान लो हमने क्या किया, एक ऑक्सिलरी पंखा यहां पे बैठा दिया, तो ऑक्सिलरी पंखा बैठाला तो उसका हवा जो है काय के थ्रू ले जाएंगे, डक्ट या एयर पाइप के थ्रू, काय के थ्रू ले जाएंगे, डक्ट या एयर पाइप के थ्रू हमने हवा लेके गए। तो ये जो हवा छोड़ रहा है कौन, पाइप,
उसको बोल देंगे डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप। क्या बोलते हैं? पाइप का जहां मुंह हवा छोड़ा उसको क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज एंड ऑफ एयर पाइप। तो ये जो डिस्चार्ज एंड यहां से 7.5 मीटर पीछे के तरफ, मतलब आउटबाय में, आउटबाय बोला मतलब पीछे के तरफ, बाहर के तरफ, बाहर के तरफ मतलब पीछे के तरफ। ये जो यहाँ पे ना मुंह में हवा छोड़ रहा है, यहाँ मुंह से हवा छोड़ रहा है पाइप के, इससे 7.5 मीटर, मान लो ये 7.5 मीटर जगह आ गया। कितना दूर बोल रहे जी? 7.5 मीटर। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका AMS। AMS मतलब एयर मेजरिंग स्टेशन, जहां पर आपको हवा मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो अभी इस फिगर को देख के क्या बोलिएगा? ये सिर्फ फिगर ये बोल रहा है आपको, बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 7.5 मीटर आउट बाय, बाहर की तरफ है ना, तो 7.5 मीटर आउट बाय ऑफ द डिस्चार्ज एंड। डिस्चार्ज मतलब जहां डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप, जो पाइप का मुंह जहां हवा छोड़ा वहां से 7.5 मीटर बाहर के तरफ, 7.5 मीटर। जो ये पाइप है, ये पाइप है, इससे हवा यहां छूटा, इससे 7.5 मीटर बाहर के तरफ यदि हम एयर मेजरमेंट करें तो ये मेरा एमएस हुआ। वहां पर कितना 30 15 मतलब कितना है? नॉट लेस देन 15 लिखा है बेटा, देखना नहीं दिख रहा हो तो मुंह से जो बोल रहे उसको सुनना। नॉट लेस देन 15 मीटर पर मिनट। ठीक, और एक एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्गवॉल फेस, एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्गवॉल फेस। इसका भी एक फिगर देख लीजिए। ये मान लो मेरा एक लॉन्गवॉल पैनल है, लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग है, ये इधर गोप करते हुए आ रहा है, हम वापस जा रहे हैं, ये गोप है। ये क्या है? जिसपे हम काट दिया, ब्रोकन ग्राउंड बता दिए, ये गोप है। और ये मेरा लॉन्गवॉल फेस है, ये क्या है? दिस इज द लॉन्गवॉल फेस, इसका इधर डायरेक्शन है, ये लॉन्गवॉल फेस, LW फेस में तो लॉन्गवॉल फेस है। तो ये पॉइंट क्या हुआ आपका? ये पॉइंट जो कहलाएगा, दिस इज द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्गवॉल फेस। मेरा लॉन्गवॉल वाला वीडियो में जाके देखिएगा कि मैक्सिमम स्पेन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितना रहेगा? 30 15 60, कितना हो जाएगा? 60 मीटर पर मिनट। यहां भी सब में नहीं लिखा तो इसमें भी लिख देते मीटर पर मिनट। और ये सब में क्या रहेगा? नॉट लेस देन। ठीक है, और यही तीन बात, यही जो तीन बात है, ये तो सबके लिए कॉमन था, चाहे डिग्री 1 और डिग्री 2, इमीडिएट आउटबाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस में 30 नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट। यही तीन बात फिर डिग्री 3 की लगेगा। तो अब ये डिग्री 2 और डिग्री 1 और डिग्री 2 को हटा के हमने क्या कर दिया? डिग्री 3 कर दिया। लेकिन अब क्या होगा? ये वाला डाटा डिग्री 3 में बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां कितना था? 30 15 60, कितना था? 30 15 60। डिग्री 3 में इसके बजाय क्या होगा? 45 25 75। कितना हो गया? 45 25 75। इसलिए बोला 30 30 15 60 और आखिरी का 45 25 75। वो 45 25 75 किसके लिए? डिग्री 3 के लिए। 45 25 75 किसके लिए? डिग्री 3 के लिए। ये तो कॉमन है। तो ये 4 पॉइंट जो भाई तक आप लोग को इतना समझाया, यहां पे कितना होगा? 45 25 और यहां पर 75 मीटर पर मिनट लिख दीजिएगा। एनसीएल में भी समझाया हूं, फर्स्ट क्लास वाले को भी समझाया हूं एकदम। अभी थोड़ा सुपर फास्ट स्पीड में बता रहे हैं क्योंकि बहुत समय लगता है इसको समझाने में, हम इतने में ही निकाल रहे हैं। और एक तो और हमसे गलती हुआ था कि एक बार हम समझाते चले गए, जब खत्म होने का नंबर आया तो दूसरा रेगुलेशन बताने के लिए बंद करने गया तो चालू ही नहीं किया था वीडियो, फिर मिटा मुटू के फिर से किया हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट रेगुलेशन लेते। रेगुलेशन 158 स्प्लिट्स एंड डिस्ट्रिक्ट, ऐसा करके एक आपका रेगुलेशन है 158। उसमें से हम एक आपको क्वेश्चन लिए, 4 गो बात है, दो एक एक लाइन में बता देंगे, बहुत बड़ा नहीं हो। क्या बोला? इन एवरी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी प्रोवाइडेड ब्लैंक एयरवेज, one of which shall be used as a or one of which is used as a, ऐसा कुछ लिख देगा। मतलब हर वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में कितना एयरवेज चाहिए। अब क्या बोल रहा है? आपको ऑप्शन दिया 1 इनटेक, मतलब यहां बोल रहा 1 इनटेक और यहां बोल रहा हलेज, एक ऑप्शन। ये 3 में से एक है ना सही होगा, हम सिर्फ ऑप्शन बता रहे।
टू इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवेज एंड यूज एज ए हालेज। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है टू इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवेज एंड यूज एज ए ट्रेवलिंग रोडवे। ये 2017 में आया हुआ है, ठीक है। 2017 का जो रेगुलेशन है हम लोग के टाइम पे थोड़ा सा अलग था, ठीक, हल्का सा अलग था, ये अलग कर दिया, ठीक है। हमारे टाइम पर भी था लेकिन ये हर डिग्री ऑफ गैसीनेस के लिए हो गया अब, और हम लोग के टाइम को कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ गैसीनेस के लिए ये प्रोविजन था, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इन एवरी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर डिग्री ऑफ गैसीनेस में कोई भी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें 2 इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे होगा। मतलब हर वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट के कितने इनटेक एयरवे रहेंगे? 2, और उन 2 में से एक इनटेक एयरवे को काहे के लिए इस्तेमाल करेंगे? एज ए ट्रेवलिंग रोडवे। तो कौन सा सही हुआ बेटा? ये वाला। इन एवरी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी 2 इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवेज, वन ऑफ विच इज यूज्ड एज ए ट्रेवलिंग रोडवे, TR, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ हिंदी वाले बाबू लोग? हर वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में 2 इंटेक, स्वतंत्र रूप से 2 इंटेक एयरवे रहेंगे। वो 2 इंटेक एयरवे में से एक इंटेक एयरवे को एज ए ट्रेवलिंग रोडवे आपको इस्तेमाल करना है। और 150 में क्या क्या है? 158 में कुछ नहीं है। क्या लिखा है कि माइन को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को स्प्लिट भी बोलते में बांट देंगे, डिस्ट्रिक्ट और स्प्लिट में बांट देंगे ताकि हर डिस्ट्रिक्ट या स्प्लिट को फ्रेश एयर अवेलेबल हो। एक बात बोलता, एक बात ये वाला बोलता, तो ये तो बोल ही दिया। एक और बोलता कि मेन इंटेक और मेन रिटर्न के बीच जो भी कनेक्शन नहीं है, जिनको सील नहीं किया गया है, उनके बीच में आना जाना लोगों का रहता है, तो आपको कम से कम 2 डोर रखना होगा, जिसको एयरलॉक भी बोलते हैं। कितने डोर रखना होगा? इंटेक और रिटर्न के बीच जो कनेक्शन, उसमें कम से कम 2 डोर रखना होगा, और उसको ऐसा अरेंजमेंट रखना होगा कि एक डोर खुले तो दूसरा डोर कम से कम बंद रहे, ये बोलता है। कोई दिक्कत है? इसके अलावा क्या बोलता है? इंटेक एयर को इस टाइप से आपको लेके जाना है, इस टाइप से अरेंज करना है कि वो स्टेगनेंट वाटर के ऊपर से ना गुजरे। जो जमा हुआ पानी है उससे वहां पे हो सकता है गैस होगा, CO2 होगा, H2S होगा। जमा पानी में क्या रहता है? CO2 और H2S रहता है ना जी। तो वो CO2 H2S के ऊपर से आप पानी के ऊपर से गुजारिएगा तो गैसों को ना लेके जाएगा। तो इसीलिए क्या बोलता है? द इंटेक एयरवेज शैल बी सो अरेंज्ड एज टू ट्रेवल अवे फ्रॉम ऑल स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट मतलब जमा हुआ पानी, स्टेगनेंट वाटर से दूर रहे। इतना ही मोटा मोटी 158 में है। अब इसके बाद चलते हैं 159 के ऊपर। 160 देख लिया, 158 देख लिया, 159 देखते हैं। क्या देखेंगे? 159 बाबू रेगुलेशन 159 पे हम 3 क्वेश्चन लिखे। ये 3 चीज तो बताएंगे, इसके अलावा भी 2-4 चीज बताएंगे, ठीक है। और एक एयर क्रॉसिंग भी देख लीजिए। एयर क्रॉसिंग कहाँ बनाते हैं? जहां पर इनटेक और रिटर्न एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करते तो मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स ना हो उसके लिए हम एयर क्रॉसिंग बनाते हैं। इनटेक के लिए रास्ता दे देते हैं, रिटर्न के लिए भी रास्ता देते हैं, तो दोनों एक दूसरे में नहीं मिलता, अपने अपने रास्ता दोनों चले जाता है। दोनों का काम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए पहले। द पार्टीशन एंड वॉल्स ऑफ एवरी एयर क्रॉसिंग shall not be less than blank centimeter in thickness if constructed of masonry or concrete, and blank centimeter in thickness if constructed of RCC. RCC अलग होता है बेटा, कंक्रीट अलग चीज होता है, पता है ना। लोहा यदि ईट, सीमेंट, गिट्टी और लोहा ये सब मिल जाए, मतलब कहने का मतलब लोहा, गिट्टी और सीमेंट तीनों मिल जाए तो उसको रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। सीमेंट, गिट्टी, लोहा तीनों रहे तो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। और यदि लोहा को निकाल दे आप सिर्फ, तो हो जाएगा बाकी कंक्रीट। वो जितना हम कंपोजिशन बताया उसमें से लोहा सिर्फ अलग कर दीजिए, क्या हो गया? वो कंक्रीट। मतलब गिट्टी रहेगा, सीमेंट रहेगा, तो कंक्रीट हुआ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? सबसे पहली बात तो
इसमें यही बूझने नहीं है कि पार्टीशन किसको बोलते हैं और वॉल्स किसको बोलते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक इसको देखिए। ये एरो बताया, मतलब ऐसा नहीं जा रहा बेटा, ऐसा जा रहा, ऐसा ऐसा। ये एरो का मतलब है ऐसा, ऐसा इधर से इंटेक पार हो रहा है और रिटर्न आपका ऐसा पार कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, ये वॉल्स ऑफ एयर क्रॉसिंग है। ये क्या है, वॉल्स ऑफ, ये वाला वॉल्स ऑफ एयर क्रॉसिंग है, ये वॉल्स। और ये वाला क्या है, ये वाला है पार्टीशन है। दोनों को अलग अलग करने के लिए क्या बनाइए, पार्टीशन। देखो यहां लिखा है पार्टीशन, इसको क्या लिखा इधर, वॉल्स, एरो लगा के लिखा था वॉल्स। ये वाला हो गया वॉल्स, ये हो गया पार्टीशन। अब इसका मोटाई और इसका मोटाई पूछ रहा है कि कितना रहेगा, ठीक है। ये पार्टीशन का और ये वॉल्स का मोटाई पूछ रहा, हर एयर क्रॉसिंग का, मतलब सब में तो वैसे ही बराबर रहेगा, कितना रहेगा। यदि आरसीसी से बना रहे तब कितना रहेगा, और मेसोनरी या कंक्रीट से बना रहे तब कितना रहेगा। कुछ नहीं याद रखना है, यादें नहीं रखना बोल रहा हूं मैं, तो कैसे लिखिएगा। अरे आपको वेंटिलेशन स्टॉपिंग बताया था जी। अरे एक बंधु आइसोलेशन स्टॉपिंग में लिख रहा था कि सर रेगुलेशन में 25 काहे लिखा, 15 काहे लिखा। अरे बेटा, अरे आइसोलेशन स्टॉपिंग अलग चीज होता, कोई भाग को अलग करने के लिए आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते। आग लग गया उसको अलग करने के लिए बनाते, गोड आउट पैनल को अलग करने के लिए बनाते। ये इनटेक और रिटर्न के बीच में बनाई जाने वाली स्टॉपिंग को वेंटिलेशन स्टॉपिंग बोलते हैं। डिप्लोमा कर लिए यार, कम से कम इतना तो अपना कम से कम सर्टिफिकेट का इज्जत रखो कि वेंटिलेशन स्टॉपिंग और आइसोलेशन स्टॉपिंग क्या होता है। हम वेंटिलेशन स्टॉपिंग का बताए थे जी, बताए थे कि नहीं बताए थे, ईमानदारी से बोलो जो देखे हैं। थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग बताए थे, ब्रिक और मेसोनरी ऐसा लिखा होगा, ब्रिक और मेसोनरी, और एक बताया होगा आरसीसी, यही तो ना बताए थे। ब्रिक या मेसोनरी से आपका वेंटिलेशन स्टॉपिंग बना है तो नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर बताए थे, आरसीसी से बना है तो नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर बताए थे कि नहीं बताए थे जी। यही रेगुलेशन 159 में बताए थे कि ब्रिक या मेसोनरी से वेंटिलेशन स्टॉपिंग बना है तो उसकी मोटाई 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी, नॉट लेस देन, और आरसीसी से बना है तो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। ये वाला डाटा याद है, बस उसी को यहां लिख देना है, एयर क्रॉसिंग के पार्टीशन और वॉल्स के मोटाई वाले में। अलग से कोई डाटा याद करने के लिए बोल रहा हूं, बोला क्या, बोलो। अरे जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग का मोटाई वाला जो डाटा है वही का वही हूबहू उतार देना, जो आपका एयर क्रॉसिंग का ये पार्टीशन और ये वॉल्स की मोटाई के लिए। तो क्या हो गया, पढ़ो जब, द पार्टीशन एंड वॉल्स ऑफ every air crossing shall not be less than 25 centimeter in thickness if constructed of masonry or concrete and not less than 15 centimeter in thickness if constructed of RCC। यही वाला बात है कि अलग है जी, यहाँ पे यही ना है। मतलब वेंटिलेशन स्टॉपिंग वाला जो मोटाई है वही मोटाई का सेम डाटा किसके लिए रहेगा, थिकनेस ऑफ वॉल्स एंड पार्टीशन ऑफ एयर क्रॉसिंग के लिए। कोई दिक्कत है, इसलिए बोलते कम पढ़ा लिखा आदमी से पढ़ा करो। इजी बता दिया कि ये वेंटिलेशन वाला जो आपने वेंटिलेशन स्टॉपिंग का जो डाटा याद किया था वही का वही डाटा एयर क्रॉसिंग के वे पार्टीशन और वॉल्स की मोटाई के लिए भी लागू होता है। खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं। इन केस ऑफ, ये 2017 का में आया हुआ प्रोविजन है, मेरे टाइम पे ये प्रोविजन नहीं था, इसीलिए ये वाला आएगा। इन केस ऑफ माइंस हैविंग प्रॉब्लम ऑफ फायर और स्पॉन्टेनिटी ऑफ डिग्री 2 एंड डिग्री 3 गैसी माइन, डिग्री 2 डिग्री 3 गैसी माइन है, और उन माइंस में फायर या स्पॉन्टेनिटी का प्रॉब्लम होता है तो क्या बोल रहा, ब्लैंक स्टॉपिंग इज रिक्वायर्ड। तो किस टाइप का वेंटिलेशन स्टॉपिंग आपको रिक्वायर्ड है उसका नाम पूछ रहा है। ये 2017 का नया प्रोविजन है, हम लोग के टाइम पे नहीं था, ठीक है। तो डिग्री 2 डिग्री 3 गैसी माइन में यदि फायर या स्पॉन्टेनिटी का प्रॉब्लम है तो आप जो है
वेंटिलेशन स्टॉपिंग जो बनाएंगे वो एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग, आइसोलेशन मत लिख देना यहाँ पे, वेंटिलेशन स्टॉपिंग की बात है। एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाना होगा। कब कब आपको बनाना है, बाकी टाइम नहीं बनाना है। डिग्री 2 डिग्री 3 गैसी माइन में फायर या स्पॉन्डिसिटिंग का प्रॉब्लम है, ऐसे माइंस में जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग आप बनाइएगा दैट शुड बी एक्सप्लोजन प्रूफ। ईपी लिख दूं, ईपी मतलब एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। डिग्री 2 डिग्री 3 गैसी माइन में जिसमें आग या स्पॉन्डिसिटिंग का खतरा है, समस्या है, वहां पर इनटेक और रिटर्न के बीच बनाई जाने वाली वेंटिलेशन स्टॉपिंग का नेचर एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग होगा, ठीक। और डोर का भी 2 लाइन में ले लेते हैं। डोर का बेटा सेल्फ क्लोजिंग टाइप का डोर रहेगा, मतलब यदि मैं खोला अब पार हो गया, डोर अपने आप बंद हो जाना चाहिए, सेल्फ क्लोजिंग टाइप का। और उसका क्या बोलता है, घर में कभी डोर देखे हैं, देखिएगा फ्रेम रहता है, ऊपर भी फ्रेम रहेगा, नीचे भी रहेगा, साइड में भी रहता है, फ्रेम रहता है ना। वो जो फ्रेम और रूफ और साइड के बीच आपको गाथनी करना है, मेसनरी या कंक्रीट लगाना है वहां पर, उसका मोटाई भी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं रहेगा। ये 25 वाला डाटा इसमें 159 में बहुत ज्यादा है। 25 सेंटीमीटर से कम उसका भी वो गाथनी जो करेंगे, नहीं तो हवा लीक करेगा ना जी। इसलिए डोर का जो फ्रेम है और रूफ और साइड के बीच में क्या करना, वो जो खाली स्पेस रहेगा उसमें आपको बढ़िया से मेसनरी कर देना है। और उस मेसनरी का मोटाई जो रहेगा, गाथनी का जो मोटाई रहेगा वो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं रहेगा। डोर का खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका पूरा 159 है, मोटा मोटी हम बता दिए। एग्जामिनेशन ऑफ एन एयरवे, यहाँ एन लिखना छोड़ दिया, एग्जामिनेशन ऑफ एन एयरवे वंस इन एवरी ब्लैंक दिया है, यहाँ डेज लिख दे रहा हूं। आधा लिया मैं, पूरा नहीं लिया। क्या बोल रहा कि हवा रास्ते का, प्रत्येक हवा रास्ता का एग्जामिनेशन एक कितने दिन में एक बार करेंगे। ये रेगुलेशन 159 का सब रेगुलेशन 12 से लिया है। ये क्या लिया था हम बताए थे, ए कॉम्पिटेंट पर्सन shall examine every airway, ventilation stopping, air crossing, etc. once in every 14 days. कितना दिन बोला था जी, once in every 14 days। वेंटिलेशन स्टॉपिंग हो, एयर क्रॉसिंग वेंटिलेशन स्टॉपिंग हो, चाहे एयर क्रॉसिंग हो, चाहे आपका प्रत्येक हवा का रास्ता इनटेक और रिटर्न, वो सब का जांच जो है 14 दिन में कम से कम एक कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। और वो कॉम्पिटेंट पर्सन का नाम बताए थे हम एनसीएल एमसीएल के जो हम 62 63 पार्ट भेजे थे, तो 62 या 63 में बताए होंगे कि ओवरमैन होगा। वो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा, ओवरमैन होगा। तो हम सिर्फ यहाँ क्या लिए, एयरवे भर लिए। कुछ जरूरी है पूरा लिख के दूं कि एयरवे, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग, सिर्फ एक फुल वर्ड लिए एयरवे। रास्ते का भी, हवा रास्तों का भी जांच करना, इनटेक रिटर्न का भी जांच करना 14 दिन में कम से कम एक बार एक कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा, मतलब ओवरमैन होगा, चाहे वो वेंटिलेशन स्टॉपिंग हो, एयर क्रॉसिंग हो। आपको कल कोई पूछ ले, हमारे जैसा रहेगा तो पूछेगा कि बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन डाल देंगे, एयर क्रॉसिंग की जांच कितने दिन में की जाती है, 14 दिन में एक बार की जाती है। वेंटिलेशन स्टॉपिंग की जांच 14 दिन में एक बार की। कोई पूछ लेगा हवा रास्तों की जांच कितने, यही ना पूछा मैंने यहाँ पे, हवा रास्तों की जांच कितने दिन में की, 14 दिन में एक बार की। कौन करेगा, एक कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। फिर पूछ लेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा, तो ओवरमैन होगा। ठीक है, ये मोटा मोटी आपका रेगुलेशन 159 का ब्रेटिश, डोर्स, स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग ऐसा करके था। तो एयर क्रॉसिंग का बता दिया, वेंटिलेशन स्टॉपिंग का बता दिया। वेंटिलेशन स्टॉपिंग का 2 चीज बताया, एक बताया डिग्री 2 डिग्री 3 जिसमें कि फायर का प्रॉब्लम है, वहां पर वेंटिलेशन स्टॉपिंग एक्सप्लोजन प्रूफ नेचर का होगा, एक्सप्लोजन प्रूफ नेचर का वेंटिलेशन स्टॉपिंग होगा। वेंटिलेशन स्टॉपिंग का मोटाई बता दिया, आरसीसी का है तो नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर, ब्रिक ऑफ मेसनरी का है तो नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर। और यही सेम डाटा आपका काहे में काम आएगा, एयर क्रॉसिंग के पार्टीशन और वॉल्स की मोटाई को बताने के लिए। ये हो गया। और एक 25 वाला डाटा था, नॉट लेस देन 25 वाला कौन सा बोला,
जो डोर का फ्रेम और रूफ और साइड के बीच का जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन फ्रेम ऑफ द डोर एंड द रूफ एंड साइड ऑफ द एयरवे शैल बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेसोनरी नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर इन थिकनेस, ऐसा लिखा होगा वहां रेगुलेशन के बुकवा में। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट को लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट को लेते हैं, और बहुत सा बच्चा लोग बोल रहा है, कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक।